हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है 11th का जो कैलकुलस है वो वन शॉट में हम देखेंगे। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा कि 11th में जो कैलकुलस है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस में सबसे पहले आता है सेट्स एंड रिलेशंस, फिर दूसरा आता है फंक्शंस, और फिर आता है लिमिट्स, फिर आता है कंटिन्यूटी, और फिर आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशन से। तो सेट क्या होता है? सेट आपने देखा होगा, जैसे ऐसे लिखा होता है ए इज इक्वल टू, उसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं। तो कुछ सेट होते हैं जो ऐसे फाइनाइट होते हैं, और कुछ होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट यानी कि वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि वो कहाँ तक जाएगा ये हमें पता है नहीं, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन यानी कि अगर आपके पास एक सेट है ए, और इसमें एलिमेंट्स अगर है 1 2 3, और दूसरा सेट है आपके पास बी, और इसमें एलिमेंट्स है 1 4 और 9। और अगर मैं अभी आपको पूछूं कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स के अंदर क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि सेट ए का एलिमेंट्स के जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा बी सेट के एलिमेंट्स के। तो यही रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर और सेट बी के एलिमेंट्स के अंदर। अगर हमें इन दो सेट के बीच का अगर रिलेशन शो करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कॉन्सेप्ट का, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होता है कि हम इन एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट हम उठाएंगे पहले सेट से। तो ये पहले हम उठाएंगे 1, और दूसरा एलिमेंट हम उठाएंगे दूसरे सेट से, फिर यहाँ पे हमने ले लिया 1। इसी तरीके से पहला एलिमेंट पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो 1 के साथ हम पहले 1 लेंगे, फिर 4, फिर 9, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स को लेंगे। फिर उसके बाद किसके साथ पैर बनेगा? फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1, फिर ये आएगा 2 4, फिर आएगा यहाँ पे 2 9। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 3 1, फिर लिखेंगे 3 4, फिर लिखेंगे 3 9। तो ये जो सेट मिला हमको, ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स है। इसमें क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आया है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आया है। तो यहाँ पे जो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में, जहाँ पे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू का ये मतलब है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो ए के अंदर होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी के अंदर होगा। तो रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन में क्या था कि जो ए का एलिमेंट था उसका स्क्वायर बी के अंदर था, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो यहाँ पे आ गया। यानी कि रिलेशन सेट के अंदर खाली ये तीन एलिमेंट्स हैं। एक 1 1 आएगा, और उसके बाद 2 4 आएगा, और उसके बाद आएगा 3 9। यानी कि रिलेशन सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 एलिमेंट्स आ गए। तो ये जो रिलेशन है उसको हमने एक प्रॉपर वे में यहाँ पे शो किया है। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शंस में कुछ ऐसा लिखा होता है, एक ऐसे एफ लिखा होता है, और फिर यहाँ पे लिखा होता है सेट ए से सेट बी पे है। ये जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी पे है। इसका क्या मतलब है? मान के चलिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसे मैं इस फिगर में लिखूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मान के चलिए एलिमेंट्स है 2 4 और 6। और मैपिंग होने का ये मतलब है कि ये एलिमेंट हो सकता है इससे मैप्ड है, और ये एलिमेंट इससे, और ये एलिमेंट इससे। क्यों मैप है? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 का डबल यानी 2 हो जाता है, और 2 का डबल हो जाता है 4, और 3 का डबल हो जाता है 6। यानी कि आप कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने ए के एलिमेंट को नाम दिया है x, और बी के एलिमेंट्स को आपने नाम दिया है y, तो आप कैसे शो कर सकते हैं? आप क्या बोलेंगे कि x जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए सेट के अंदर है, और जो y जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर है।
तो आप कैसे शो कर सकते हैं? आप ऐसे दिखाएंगे कि y इज इक्वल टू 2 × x, यानी कि अगर आपको सेट बी का अगर एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको डबल करना पड़ेगा सेट ए के एलिमेंट को, और किसका रिलेशन जिसके साथ है मैंने वो ऐसे शो कर दिया है। तो ये फंक्शन कब होगा, एक वेल डिफाइंड फंक्शन कब होगा? तो ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगा जब सारे एलिमेंट्स के अंदर जो पहला सेट है इसे कहते हैं डोमेन। तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग जो दूसरा सेट है उस सेट में उनके एलिमेंट्स के साथ हुआ होगा। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का मैपिंग हुआ है ना। ओके, तो सारे एलिमेंट्स का मैपिंग हुआ है। और एक और कंडीशन है कि एक एलिमेंट के एक एलिमेंट का जो मैपिंग है वो दो के साथ नहीं हो सकता, वो खाली एक ही के साथ होगा सेट बी के अंदर। और ये जो दूसरा सेट होता है उसे हम कहते हैं कोडोमेन। अगर ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है कि सारे एलिमेंट्स का मैपिंग हुआ हुआ है और सारे एलिमेंट्स का खाली एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग हुआ है, तब हम कहेंगे कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और ये इक्वल है किसके, और 2x के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ x क्या है, यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ x है 2x। हमने फंक्शंस देख लिया, फंक्शंस का यूज करके हम लिमिट देखते हैं। तो अगर हम मान के चलिए अगर कोई मैं फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। किसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक्स स्क्वायर के लिए। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा यू शेप में होता है। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट हम कैसे देखेंगे इसमें। तो लिमिट देखने के लिए सबसे पहले मैं एक x का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ए। तो इस x इज इक्वल टू ए के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और वो एक y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फंक्शन ऑफ ए कहेंगे, क्योंकि हम फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ए सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर x अपना जो है वो टेंडिंग टूवर्ड्स अगर a होगा, अगर x जो है वो टेंडिंग टूवर्ड्स a अगर होगा, इसका क्या मतलब है कि x जो है वो a के इक्वल नहीं होगा, लेकिन x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा होगा, या फिर x जो है वो a से थोड़ा सा छोटा होगा। इसका क्या मतलब है कि मान के चलिए अगर आपका x यहाँ पे 2 होता, तो थोड़ा सा बड़ा यानी कि x कुड बी 2.111 ऐसा कुछ, 2.000001 ऐसा कुछ, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है x। या फिर x अगर 2 से थोड़ा सा छोटा, इसका क्या मतलब है, यानी कि 1.9999 ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर x अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे कि x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा है, और x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि x जो है वो a से थोड़ा सा छोटा है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो अगर हमने देखा कि एक्सिस टेंडिंग टूवर्ड्स से, तो अगर ग्राफ में अगर हम देखें, ये अपना ग्राफ है यू शेप में, लेट्स टेक इट एज लाइक दिस। फिर यहाँ पे हमने लिया था एक्स इज इक्वल टू ए, और फंक्शन अपना यहाँ पे था। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन ऑफ ए करके थी। ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम मान के चलिए x के लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे x इज इक्वल टू ए को रीच कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही माइन्यर डिफरेंस है जो हम जहाँ पे रीच करेंगे। और राइट हैंड साइड से अगर हम रीच कर रहे हैं x को, तो उस x के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी कहाँ पे रीच करने वाली है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए पे रीच करेगी, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आए चाहे आप राइट हैंड साइड से आए। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x का जो लिमिट है, जब x टेंड करेगा टूवर्ड्स a, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a। क्योंकि जब x a के तरफ पहुंच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी,
तो जो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ पहुंचे जा रही है, वो भी फंक्शन ऑफ ए के करीब पहुंचे जा रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। तो इस केस में कैसा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है। यानी लेफ्ट से जाएंगे फिर भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ ए पे पहुंच रही है, राइट से जाएंगे फिर भी जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ ए पे पहुंच रही है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंटिन्यूटी में काम आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंटिन्यूटी में काम आएगा। फिलहाल के लिए आप लिमिट समझ लीजिए कि वो ऐसा है कि अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंड कर रहा है यानी उसके तरफ पहुंच रहा है, तो उसके वजह से जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पे पहुंच रही है, तो इस केस में वो फंक्शन ऑफ ए पे पहुंच रही है। तो यही क्या हो गया, अपना लिमिट हो गया। चलिए देखते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी कुछ नहीं होता है, तो उसके पहले हम सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। तो चलिए अभी इसका एक ग्राफ बना के देखते हैं कि ये फंक्शन दिखता कैसा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा यू शेप्ड में है। तो कंटिन्यूटी हमें अगर इस ग्राफ का चेक करना होगा, तो नॉर्मली तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो मैंने बिना पेन उठाए से ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल में कंटिन्यूस है, क्योंकि मुझे पेन उठाना पड़ा है नहीं इस ग्राफ के लिए। लेकिन अगर हमें मैथ्स के टर्म्स में अगर इसे शो करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जैसे कि x इज इक्वल टू ए। तो इस पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट मैंने उठाया है इस ग्राफ के लिए। तो अगर हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है क्या इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यानी कि फंक्शन ऑफ ए एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाँ हो रहा है ना। फंक्शन ऑफ ए यानी कि फंक्शन की वैल्यू ए के लिए एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पे। फिर सेकंड कंडीशन हम ये चेक करेंगे, क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। ये कैसे हम शो करेंगे, ये देखें राइट हैंड लिमिट यानी कि हम राइट हैंड साइड से एक्स, ये जो पॉइंट है इसकी तरफ आएंगे। तो जो एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो किसकी तरफ जाएगी, वो फंक्शन ऑफ ए के तरफ आ जाएगा। ये क्या है, आपका फंक्शन ऑफ ए है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर x इज इक्वल टू ए की तरफ आएंगे, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी किसके तरफ जाएगी, फंक्शन ऑफ ए के। यानी कि राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल रहा है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, वो कुछ आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स ए नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो फंक्शन ऑफ x कहाँ पे चले जा रहा है, ये लिमिट क्या हो जाएगा इसका, फंक्शन ऑफ ए। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड लिमिट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। आप कहाँ से आ रहे, यानी कि पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं। तो x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव। फंक्शन ऑफ x आपका कहाँ चले जा रहा है, ये आपको लिमिट दे दे रहा है फंक्शन ऑफ ए। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। अभी ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब सारे पॉइंट्स पे ये जो ग्राफ है वो, ये जो फंक्शन है वो सारे पॉइंट्स पे अगर कंटिन्यूस आ रहा है ऐसे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है। तो डिफरेंशिबिलिटी नॉर्मली अगर अपने पास अगर कोई ऐसा ग्राफ दिया गया है और वो ग्राफ कुछ ऐसा कर्व में है यानी कि स्मूथ कर्व है, तो हम देखने के लिए कह सकते हैं हाँ ये कि ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर ये कर्व कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा ये पॉइंटेड हो जाता, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ होगा, ये जो कर्व होगा, ये डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉइंटेड हो गया। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम एक फिगर के फॉर्म में कहें, तो जो कर्व एकदम स्मूथ होगा,
तो वहाँ पर क्या होता है कि वो डिफरेंशिएबल होता है पॉइंट्स पे। लेकिन अगर हम ऐसे पॉइंटेड अगर एजेस अगर हमें मिल गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा वो यहाँ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमें प्रॉपर मैथ्स फॉर्म में अगर चाहिए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कर्व यहाँ पे ले लेते हैं। ये अगर अपना कर्व है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू ए पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ ए, यानी कि आप फंक्शन में a की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a से मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, यानी कि मैं एक h छोटा सा h डिस्टेंस यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये h डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, या इस h a के पीछे भी जाके मैं थोड़ा सा h डिस्टेंस ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम कोई कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पे भी हम कोई कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस एच, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a माइनस एच। और ये h कुछ ऐसा है कि ये टेंड कर रहा है जीरो पे। जीरो पे टेंड करने का ये मतलब है कि ये जो जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो के बहुत ही करीब में, मान के चलिए 0.00001 समथिंग ऐसा कुछ है। तो फिर यहाँ पे a प्लस एच कोऑर्डिनेट पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फंक्शन ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। और a माइनस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फंक्शन ऑफ a माइनस एच। तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है वो इतने करीब में है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। आप देख पा रहे कि जो है बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, तीनों जो पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स के जो फंक्शंस है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ ए लेंगे, एक पॉइंट ये लेंगे और एक फंक्शन ऑफ ए प्लस एच लेंगे। तो अगर आपने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला देखा होगा, वो क्या होता था, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे अपना y2 ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ये फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ये y का वैल्यू है होता है ना। तो ये अपना y2 हो गया फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, और y1 है यहाँ पे f ऑफ ए डिवाइडेड बाय x2 क्या है यहाँ पे अपना a प्लस एच है, और x1 क्या है, x1 है अपने पास a। तो अगर हम इसे देखेंगे तो क्या आएगा आपको, ये आएगा फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a, और नीचे आ जाएगा h। और ये आप ये कहाँ से, a के राइट हैंड साइड से आपने लिया ना, तो हम इसे क्या कहेंगे पता है, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। यानी कि हम इसे लिमिट अगर हम इसमें लगाए, h कहाँ पे टेंड कर रहा है, जीरो पे, और ये क्या हो जाएगा अपना फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट, और या फिर आप इसे राइट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स का यूज करके स्लोप फाइंड किया है, और यहाँ पे लिमिट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि h जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो आप इसे कह सकते हैं कि आप, मैंने कहाँ से लिया है, मैंने ए के राइट हैंड साइड से, तो आप इसे कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखने के लिए उसमें क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो जाएगा, और सेम वैसे ही हम स्लोप का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे, तो अपना नीचे क्या था, फंक्शन ऑफ a माइनस एच, फिर फंक्शन ऑफ a था, फिर फंक्शन ऑफ a प्लस एच। तो अगर हमें इन दो पॉइंट्स का स्लोप अगर फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ a माइनस एच और फंक्शन ऑफ a, तो y2 तो फंक्शन ऑफ a हो गया, और y1 क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a माइनस एच। और इसके x कोऑर्डिनेट्स थे a माइनस एच, और इसका x कोऑर्डिनेट था a। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस एच। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस एच डिवाइडेड बाय a माइनस a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कुछ ऐसा आ जाएगा। तो लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ ऐसा मिला कि वो था क्या, अपना लिमिट हम लगाएंगे इसमें, h टेंड कर रहा है जीरो पे, और ये था अपना फंक्शन ऑफ a प्लस एच
माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था अपना, वो था कुछ ऐसे लिमिट फंक्शन ऑफ, लिमिट यहाँ पे हम एच को टेंड करा रहे थे 0 पर, फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। तो ये दोनों अगर हमें इक्वल मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एट एक्स इज़ इक्वल टू ए पर फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो टिल देन बाय बाय।